गुड मॉर्निंग 11th क्लास। पाठ है गलता लोहा और कवि लेखक हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म, कुछ जीवन परिचय के विषय में मैं बताऊंगी आपसे अभी। शेखर जोशी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा में 1932 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई, जो 20वीं सदी के छठे दशक में हिंदी कहानी में बहुत सारे परिवर्तन हुए। इस समय एक साथ कई युवाओं ने, कहानीकारों ने परंपरागत तरीके से हटकर कुछ नई तरह की कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया। उन्हीं में से ही इसी तरह की कहानी की विधा साहित्य के केंद्र में आकर खड़ी हो गई। इस तरह उठान को नई कहानी आंदोलन के नाम में शेखर जोशी का स्थान भी सर्वोपरि है। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें पहल सम्मान से नवाजा गया। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे कहानी संग्रह कोशी का घटवार, सात के लोग, दाजू हलवाया, नौरंगी बीमार है, शब्द चित्र संग्रह एक पेड़ की याद। इनकी जो प्रसिद्ध कहानी दाजू है, इस पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा एक फिल्म का निर्माण भी किया गया। अब मैं इनका आपको जो पाठ लिखा है इन्होंने, शेखर जोशी ने, गलता लोहा पाठ के आधार पर इन्होंने समाज पर प्रहार करने की कोशिश की है कि किस प्रकार से हमारे समाज को एक जाति और उस के अनुसार बांट दिया गया है, जबकि हमारा कोई ईश्वर ने ऐसा नहीं बनाया है कि हमें जातिगत अनुसार ही अपने कार्य करने चाहिए, बल्कि हमारे अंदर योग्यता या जो हमारे अंदर टैलेंट है हम उसको दिखाएं और आगे हम कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, ऐसा नहीं है। इस कहानी में यही है। गलता लोहा कहानी में समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की है, अर्थात कि कई प्रकार से टिप्पणी की है। यह कहानी लेखक के लेखन में अर्थ की गहराई को दर्शाती है कि लेखक कहाँ तक गहराई तक सोचता है। इस पूरी कहानी में लेखक की कोई मुखर टिप्पणी नहीं है। इसमें एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंच जाता है जहां उसके लिए जातिगत अभिमान बेमानी हो जाता है। जब हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है तो हम अपने जातिगत सम्मान और उसको सबको भूल जाते हैं। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी कुशलता दिखाता है। अर्थात कि यही बताना चाहता है लेखक कि हमारे व्यवहार के अनुसार ही हमारे अंदर कई बार कैसे भी परिवर्तन आते चले जाते हैं। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकशों के सच्चे भाईचारों को प्रस्तावित करता प्रतीत होता है, मानो गल कर नया आकार उसने ले लिया हो। अर्थात जब हमारे ऊपर बहुत सारे संघर्ष जीवन में आते हैं, परिस्थिति ऐसी आती हैं, तो हमारे जीवन की जो शैली है, जो पुराने रीति रिवाजों है बिल्कुल बदलने की कोशिश करती है। मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहिती की। अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होता। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना पड़ता है, मतलब रुद्री पाठ भगवान शिव का पाठ करने जाना था, परंतु जाने की तबीयत नहीं थी। मोहन उनका आशय समझ गया।
लेकिन पिता का अनुष्ठान कर पाने में वह कुशल नहीं था, अर्थात कि पिता का कार्य वह कर पाने में उसमें अभी कुशलता इतनी नहीं थी। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला, लेकिन हँसुए की धार कुंद हो चुकी थी। कुंद मतलब समाप्त हो चुकी थी। उसने अपने दोस्त धनराम की याद आई। जो उसके बचपन का साथी दोस्त धनराम था, उसकी उसे याद आई और वह धनराम लोहार की दुकान पर जा पहुंचा। धनराम उसका सहपाठी था। सहपाठी मतलब बचपन का दोस्त, क्लास फेलो जिसे आप कहते हो, क्लासमेट कहते हो जिन्हें। दोनों बचपन की यादों में खो गए। जब दोनों मिले तो अपने बचपन की यादों में जैसे कि वे खो गए। मोहन ने मास्टर त्रिलोक के बारे में पूछा। मोहन ने अपने मास्टर जी जो पहले उन्हें पढ़ाते थे उनके विषय में पूछा। धनराम ने बताया कि वे पिछले साल ही गुजरे थे, अर्थात कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जो दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगे। जब भी हमारा कोई क्लासमेट या हमारा बचपन का साथी मिलता है तो हमें पुरानी यादें बहुत जल्दी ताज़ा हो जाती हैं और उस विषय में हम उसे देखने लगते हैं। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था, क्योंकि बचपन से ही मोहन पढ़ाई में कुशल था और वह मास्टर जी का चहेता शिष्य था। आपने देखा होगा जब कोई भी शिष्य बहुत इंटेलिजेंट या मतलब अच्छा होता है और या सब समय पर काम करने वाला होता है तो वही टीचर का चहेता भी बन जाता है, अर्थात कि चहेता शिष्य भी वही होता है जो काम समय पे करता है। उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना दिया गया था, अर्थात कि उसे पूरे स्कूल के कार्यभार, बच्चों का कार्यभार शांत करना, ये सारे काम उसे सौंप दिए गए थे। वे उसे कमज़ोर बच्चों को दंड देने का भी अधिकार देते थे। मान लीजिए जैसे क्लास में आप लोग होते हैं तो वैसे ही उसको भी कुछ अधिकार दे दिए गए थे। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। धनराम ने भी मतलब मोहन से डंडे कब खाए थे? जब मास्टर जी त्रिलोक मास्टर जी उन्हें आदेश दे जाते थे तो वे याद आते हैं कि हमने भी तुमसे डंडे खाए थे। धनराम उसके प्रति स्नेह व आदर भाव रखता था। किसके प्रति? मोहन के भाव, क्योंकि जातिगत आधार ही हीनता उसके मन में बैठा दी गई थी। क्योंकि बचपन में ही जातिगत हीनता का जो भावना थी वो मोहन के मन में बैठा दी गई थी। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी समझा। प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझा? क्योंकि वह सोचता था कि वह ऊंची जाति का है, श्रेष्ठ है, इसलिए मुझे उससे कोई द्वंद्व नहीं करना है, प्रतिस्पर्धा। धनराम गांव के खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया। मतलब जैसे जब कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता था तो वो थर्ड या फोर्थ तक ही पढ़ पाता था, उसे तीसरे दर्जे तक कहते हैं, जो तीसरी क्लास तक पढ़ता है। मास्टर जी उसका विशेष ध्यान रखते थे। धनराम को तेरह का पहाड़ा कभी याद नहीं हुआ। इसी की वजह से उसकी बहुत बार पिटाई भी हुई। मास्टर जी का नियम था कि सज़ा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। धनराम डर या मंदबुद्धि होने के कारण तेरह का पहाड़ा कभी नहीं सुना पाया। कभी कभी मास्टर जी उस पर व्यंग करते, अर्थात कि उपहास किया करते। तेरे दिमाग में तो सिर्फ लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा? अर्थात कि तुझे विद्या पढ़नी कहाँ आएगी, सिर्फ तुम्हें लोहा ही गलाना आता है। इस तरह से उसको पर व्यंग किए जाते, उपहास किए जाते। इतना कहकर उन्होंने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर धनराम को धार लाने के लिए पकड़ा दी। किसने? त्रिलोक मास्टर जी ने। धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने तक की सारी अपनी विद्याएं सिखा दी थी। विद्या सीखने के दौरान मास्टर त्रिलोक उसे अपनी पसंद का बैच चुनने की छूट देते थे। किसके? धनराम को। परंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे। धनराम ने
सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। एक दिन उन्होंने उनकी सारी अमानत संभाली। किसने? धनराम ने। इधर मोहन ने छात्रवृत्ति पाई। मतलब वजीफा पाया। जो छात्रवृत्ति जानते हो, वजीफा मिलता था, पैसे मिलते थे, जो अब बच्चों को, अच्छे पढ़ने वालों को अभी भी दी जाती है। इससे उसके पिता वंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनने का स्वप्न देखने लगे। हर कोई व्यक्ति देखता है कि जब अपना बच्चा बड़ा हो जाता है तो लगता है कि शायद वह कुछ अच्छा काम, पढ़ने में अच्छा था क्योंकि मोहन, और वे उसे अपने पैतृक धंधे में नहीं लगाना चाहते थे, खेती में, और जो पुरोहिती का काम करते थे। वे कभी परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाए, अतः उन्होंने गांव से 4 मील दूर स्कूल में उसे भेज दिया। शाम को थका मांदा मोहन घर लौटता। पिता पुराण कथाओं से उसे भी उत्साहित करने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में मोहन नदी पार गांव के यजमान के घर रहता था। एक दिन नदी में पानी कम था तो मोहन घसियारे के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। पहाड़ों पर भारी वर्षा हो रही थी। अचानक नदी में पानी बढ़ गया था, जिसके कारण वंशीधर घबरा गए थे कि मोहन किस तरह से स्कूल से वापस आएगा। उन्हीं दिनों उन्हीं की बिरादरी का, मतलब उन्हीं के गांव में एक जो संपन्न परिवार था, युवक रमेश लखनऊ से गांव आया हुआ था। उसे वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की तो वह उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए तैयार हो गए। किस लिए? कि मैं शहर में जाकर उसकी पढ़ाई करवाऊंगा और उसे बड़ा आदमी बना दूंगा। रमेश उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ से ज़िंदगी का उसकी का नया अध्याय शुरू हुआ, क्योंकि परिवर्तन हुआ जब वह वहाँ से गया। कौन? मोहन। घर की महिलाओं के साथ उसने गली की सभी औरतों के घर का काम करना शुरू कर दिया। रमेश बड़ा बाबू था। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। अब उसने लखनऊ में ले जाकर उससे अपने घर का काम करवाना शुरू कर दिया और दूसरों के घर में भी भेजना शुरू कर दिया। मोहन भी यह बात समझता था। यह सुनकर उसे समीप के सामान्य स्कूल में दाखिला करा दिया गया। कारों के बोझ से व अन्य वातावरण के कारण कोई पहचान नहीं पाता था। गर्मियों की छुट्टी में भी तभी घर जा पाता जब रमेश उसके घर कोई आदमी गांव जा रहा हो तो। अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में रोक लिया जाता। जब छुट्टियां होती तो उसे तब भी गांव नहीं भेज दिया जाता, क्योंकि उन्हें डर था कि कभी वह अपने घर ये सब बातें जाकर बता दे और वह ना आ पाए और उसकी असलियत खुल जाए। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था और वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे फिर स्कूल में दाखिला करा दिया गया। वह पहले की तरह घर व स्कूल दोनों का काम करने लगा। 1.5 वर्ष बाद उसे कारखाने के चक्कर काटने पड़े। इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की बड़ी उम्मीद थी। जब उसे वास्तविकता का पता चला तो उन्हें गहरा सदमा लगा। धनराम ने भी उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। धनराम ने उन्हें यही कहा, मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। इस तरह मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बातें करते रहे। इससे नेक्स्ट वीडियो आपको दूसरे पार्ट में मिलेगी विद्यार्थियों। धन्यवाद। मैं यहीं समाप्त